नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी गई वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। अगले हफ्ते सदन में हो सकती है बहस। वहीं दिल्ली चुनाव के जल संग्राम में कैसे फंसे अरविंद केजरीवाल। यमुना में जहर पर केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग। 5 सवाल पूछ फिर मांगे हैं सबूत चुनाव आयोग ने। वहीं महाकुंभ में मेला क्षेत्र में लागू हुए नए नियमों की भी देंगे जानकारी। इसी के साथ दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, ये भी बताएंगे। क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। विभिन्न दलों के नेता बैठक में हुए शामिल। जगदंबिका पाल ने वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल घिरे। चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती। दावे साबित नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष बैठक। सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर फोकस। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और निज्जर हत्याकांड में झूठे निकले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप। कनाडा कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हत्या में किसी दूसरे देश का कोई निश्चित संबंध नहीं। और चंडीगढ़ से आ रही है बड़ी खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। भाजपा की हरप्रीत कौर बबला बनी नई मेयर। बबला को 19 वोट मिले हैं। आप उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले हैं। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद बबला ने ये जीत दर्ज की है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद बबला ने ये जीत दर्ज की है। गौरव पटवाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। गौरव, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत है और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग में भी आप गठबंधन की भी एक तरह से कलई खुल गई है। गौरव, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर ये आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत हुई है और इस जीत में जो भाजपा की मेयर जो हैं बबला, उनको 19 वोट मिले हैं और हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले हैं। इस जीत में हरप्रीत कौर चंडीगढ़ की मेयर चुनी गई हैं। लेकिन इस वोटिंग में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें आप उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले हैं। 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये एक तरह से आप गठबंधन के लिए एक दुखद खबर है और भारतीय जनता पार्टी, और ये माना जाए कि चंडीगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लेकर एक तरह से एक लंबी रणनीति तय की थी, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जीत हासिल हुई है। गौरव पटवाल हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। गौरव, क्रॉस एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन आप गठबंधन के लिए हताशा लेके आई है क्रॉस वोटिंग। जी बिल्कुल। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव में, चंडीगढ़ नगर निगम में आज मेयर पद के लिए चुनाव कराया गया और सीक्रेट बैलेट से ये चुनाव संपन्न हुआ है। हम आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 35 वार्डों से 35 पार्षद आते हैं और एक सांसद का वोट होता है। सांसद जो है इस वक्त मनीष तिवारी हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं। लेकिन गठबंधन से पहले जो समीकरण थे चुनाव से पहले, वो आप और कांग्रेस के हक में थे। उनके पास 20 वोट थे। लेकिन आज जो वोटिंग हुई और उसके बाद जो नतीजे
घोषित किए गए उसमें जो है बीजेपी के पक्ष में 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो इस वाली टर्म में तीसरी बार बीजेपी का मेयर जो है वो बनने जा रहे हैं और इस बार महिला के लिए ये पद जो है आरक्षित रखा गया है। तो बीजेपी की जो उम्मीदवार है हरप्रीत कौर बाबला वे मेयर चुनी गई हैं। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आप बता रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विपक्ष के दम पर बीजेपी की हरप्रीत कौर बाबला चुनाव जीत गई हैं। 16 पार्षद वाली बीजेपी अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही है, जहां कांग्रेस सांसद का 1 वोट, कांग्रेस पार्षद के 6 वोट और आपके 13 वोट होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मेयर चुनाव हार गई है। यानी कि इस आप गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है गौरव। जी बिल्कुल, देखिए जहां दिल्ली में एक और दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और यही बीजेपी बात भी कह रही थी। पंजाब में भी वे लोग अलग अलग हैं। पंजाब में भी एक कांग्रेस के धड़े ने इसका विरोध किया था कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बाद इनकी कलई जो है आज खुल गई, क्योंकि बहुमत होने के बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई है और ये जो गठबंधन है कहीं इसमें अंदरूनी दरार जो है वो आज देखने को मिली है कि वो लोग एकजुट नहीं रह पाए और बीजेपी के सामने उनका प्रत्याशी बहुमत होते हुए हार गया। जी हाँ, हालांकि गौरव ये सीक्रेट वोट होता है तो इसका पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन से 3 पार्षद रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि पिछली बार जो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में काफी बड़ा एक मुद्दा बना था और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के में ये लेके जाया गया था ये मामला। तो उनकी डायरेक्शंस पे ये था कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश इसके ऑब्जर्वर बनाए गए और बहुत ही सख्ती के साथ वीडियोग्राफी के बीच ये चुनाव संपन्न कराया गया। किसी को पेन और कंप्यूटर मोबाइल वगैरह ले जाने की भी इजाजत नहीं थी और सीक्रेट बैलेट से ये हुआ। तो ये तो पता लगाना अभी मुमकिन नहीं है कि किसने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें वो बीजेपी के पक्ष में है। तो इतना साफ है कि क्रॉस वोटिंग में बीजेपी के पक्ष में कुछ 3 पार्षदों ने अपना वोट डाला है, जिससे उन्हें बहुमत हासिल हो गया। जी गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू होगा। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों सदनों के तमाम दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, तिरुचि शिवा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन, डेरेक ओब्रायन, टीआर बालू, महुआ माझी, हनुमान बेनीवाल, गौरव गोगोई समेत अनेक सांसद और नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी नेताओं से संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश की। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इनमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अभिलेखों की ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य देश की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। बोहरा और आगा खानी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। विपक्षी सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है और इसे सरकार का मनमाना रवैया बताया। समिति ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ उपाय सुझाए हैं।
वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता ऋषि। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठकें हंगामेदार रहीं। हमने देखा कि किस तरह से 10 सांसदों को एक बैठक के लिए निलंबित भी किया गया, और आज ये पूरी ड्राफ्ट रिपोर्ट या ये फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। अब इसके बाद क्या चीजें सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष की कुछ बड़ी मांगे रही, उनको लगता है कि इस पूरी ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। क्या इसका असर बजट सत्र में दिखाई देगा? देखिए ऋतु, जहाँ तक इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक के आने के बाद जब लोकसभा में इसका विरोध हुआ तो उसी समय यह तय हो गया था कि विपक्ष उसमें अपनी किस तरीके की भूमिका निभाने जा रहा है। जेपीसी को जब ये विधेयक भेजा गया उसकी स्क्रूटनी के लिए, तो जेपीसी में भी हमने देखा कि विपक्ष ने अपने तमाम मुद्दों को उसमें रखने की कोशिश की, और जो रिपोर्ट है उसमें शामिल कराने के लिए तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश की। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, जैसे कि अगर वो कहता है कि इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, यानी कि धार्मिक मामलों का जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता उसका उल्लंघन है, तो इसको सरकार कैसे मानेगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा विधेयक जो वक्फ से संबंधित जो संपत्तियां हैं उनके विनियमन से संबंधित है और उनके उचित रखरखाव से संबंधित है। हम जानते हैं कि 1995 का एक कानून पहले से ही वक्फ से संबंधित था, और उसके बाद जब इसमें संशोधन किए गए उसके बाद ये समस्या सामने आई, खासतौर से जो संपत्तियां हैं उसके विनियमन को लेकर। अब जब सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है और स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों को कि कौन कौन सी संपत्ति वक्फ की है, क्यों है, और उस पर किसका सही मायने में अधिकार है, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से आड़े आ जाती है। ऐसे में जो बातें हमने देखा कि समिति के सामने भी रखी गई, उसमें तमाम जो व्यवहार देखा गया, अपनी बात को रखने से पहले, तमाम आर्गुमेंट्स से पहले हमने कई बार देखा कि वहाँ पर झगड़े जैसी स्थिति भी बनी, और जैसे कि आपने भी बताया कि सदस्यों को निलंबित तक करना पड़ा। तो इसका असर, जैसे कि आपने पूछा कि असर मुझे लगता है लोकसभा में भी जब ये विधेयक लाया जाएगा तब दिखाई दे सकता है, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है जब उन्होंने जेपीसी की बैठकों में रखा है तो मुझे लगता है कि सदन में भी रखेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब ये एडॉप्शन रिपोर्ट स्वीकार की गई, इस रिपोर्ट को एडॉप्ट किया गया समिति के माध्यम से, तो उस समय विपक्ष के सभी सांसद मौजूद थे, जो ये बताता है। और इस बात की जगदम्बिका पाल जो कि अध्यक्ष हैं जेपीसी के, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि उस समय विपक्ष के लोगों का रहना और उस एडॉप्शन में अपनी मौजूदगी को उपस्थित कराना, हालांकि संशोधनों को लेकर वोटिंग हुई और उसमें पक्ष विपक्ष सामने आता है। उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप अपना पक्ष या विपक्ष है स्पष्ट रखें, लेकिन जब ये एडॉप्शन किया गया तब उनकी मौजूदगी बताती है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उस समय एक्सेप्ट किया और ये समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब देखना होगा कि अब इस समिति की रिपोर्ट से किन किन बिंदुओं को सरकार अपने विधेयक में समाहित करती है। हमने अभी तक जितने भी सुझाव देखे हैं जो आए हैं वो सूत्रों के आधार पर आए हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट पब्लिक में है। अब इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा जाएगा, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, खासतौर से जो वक्फ की संपत्ति का निर्धारण को लेकर जो अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए थे उस पर विपक्ष का तीखा विरोध था। मुझे लगता है ये बात इस बार जो रिपोर्ट है उसमें शामिल नहीं है, और इसको अब सचिव या कमिश्नर लेवल के अधिकारी को इसको सौंपने की बात की जा रही है कि वो इसका निर्धारण करेगा, और इसका निर्धारण के कमिश्नर या सचिव कौन होंगे तो उसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होगा। तो एक बड़ा मुझे लगता है कि जो गतिरोध है इस बात को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर था, कलेक्टर को लेकर था, वो मुझे लगता है कि सुलझा लिया गया है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और चीज़ है कि इसको
पिछली तारीख से स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि जब ये विधेयक पारित होगा तब उसके बाद आने वाली तारीख जो तय की जाएगी विधेयक में उससे होगा। ये मुझे लगता है ये भी एक गतिरोध का बड़ा हिस्सा था जो कि उसे रिजॉल्व किया गया है। इसी तरीके से जो अलग अलग समुदाय के लोग थे, भाई समुदाय के लोग हैं और हैं, उनको या फिर जो बड़े NGOs हैं इसमें जो काम कर रहे हैं उसको शामिल उनको कुछ रियायतें दी गई हैं। तो कोशिश तो की गई है कि एक समावेशी रिपोर्ट तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजनीतिक तौर पर मसलों को रखना है तो उसका अलग ही मायने हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद और इससे रिपोर्ट के बाद जो विधेयक आएगा उसमें जो परिस्थिति बनेगी उसके बाद ये विधेयक पारित हो पाएगा, ऐसी पूरी संभावना अब दिखाई दे रही है। जी ऋषि, इसमें एक सवाल ये कि हमने देखा 8 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ। अब तक तकरीबन 38 बैठकें हुई हैं जेपीसी की, लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात जो सामने आई, कई राज्यों से वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों पे अपने दावों को लेकर कई तरह के गतिरोध सवाल थे, वो मामले भी इन बैठकों तक पहुंचे। ऐसे में जब इस संशोधित विधेयक में यह है कि पिछली संपत्तियों पे कुछ तय नहीं किया जाएगा, ऐसे में एक ये सब क्लॉज या ये भी रखा गया है क्या इस संशोधित विधेयक में कि अगर उन संपत्तियों पर अधिकार सरकार का होगा या सरकार अगर दावा करती है कि उनका अधिकार है या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अगर अधिकार है उन संपत्तियों पर, तो क्या उन संपत्तियों पर कोई विवाद सुलझाने की बात होगी? बिल्कुल, देखिए इसमें जब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक तो तारीख का मसला है कि वो पिछली तारीख से नहीं माने जाएंगे। दूसरा, अगर कोई संपत्ति सरकारी है या उसका वाद अदालत में चल रहा है, तो ऐसे में जो सरकारी संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा है, उसको उस संशोधन के बाद मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी तरीके का संरक्षण होगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी और इस पर सरकार अपना कब्जा दोबारा करेगी। तो ऐसी संपत्तियां जिस पर एक तो कोर्ट में अदालत में विवाद चल रहा है, उस पर यह संशोधन विधेयक उनको कोई राहत नहीं देता। दूसरा, जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा है वक्फ के नाम पर, उस पर भी कोई राहत नहीं देता है। एक राहत है कि जो बड़े NGOs हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं उनको एक राहत है, अलग अलग समुदाय को इस मामले में कुछ राहत दी गई है। लेकिन जब विधेयक सामने आएगा तब उसको और ज़्यादा स्पष्टता के साथ समझा जाएगा। कि मुझे लगता है कि अब ये जो विधेयक आने वाला है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब देश के सामने आ गई हैं। अब जैसे कि आपने भी बताया, अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग प्रतिनिधि थे, हमने देखा कश्मीर से तमाम प्रतिनिधि आए जिन्होंने इसमें बात रखी, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि आए, खुद जेपीसी के जो सदस्य हैं, जो कमेटी है, वो राज्यों में जाकर उन्होंने अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बात की है। तो एक समावेशी रूप इसमें अपनाया गया है तमाम बैठकों के दौरान। तो अब जो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, तो जो विपक्ष अगर चाहे तो अब उसमें वो स्थिति को सामने नहीं ला सकता। कई बार ऐसा होता है कि विधेयक के नाम पर डराने की भी कोशिश होती है। वो संकल्पना मुझे लगता है कि जेपीसी की बैठकों में काफ़ी हद तक दूर हुई है और इसमें स्पष्टता आई है। जी ठीक, उसी डर को एक तरह से दूर करने के लिए विपक्ष की जेपीसी की मांग थी, जिसको सरकार ने माना और फिर जेपीसी की एक लंबी प्रक्रिया चली। 38 बैठकें हुई, तमाम राज्यों में हुई और हर स्टेक होल्डर को इसमें शामिल किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जेपीसी ने आज अपनी रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। अब बजट सत्र में देखते हैं इस रिपोर्ट को जब सदन में रखा जाएगा तो फिर आगे किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पे अपना जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिड डे प्राइम में खबरें जारी होंगी। बात होगी दिल्ली चुनाव में जल संग्राम की। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
यमुना में जहर के गंभीर आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को सामूहिक नरसंहार के गंभीर आरोपों से न जोड़े। चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी तुलना दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति से न करें। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप लोगों के बीच वैमनस्य, अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इन गंभीर आरोप लगाने के विरोध में केजरीवाल पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण का एक और अवसर भी दिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को न जोड़ते हुए यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति, तरीके, इंजीनियरों के विवरण, स्थान और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा जहर का पता लगाने की पद्धति के बारे में स्पष्ट जवाब के साथ कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा है कि इस स्थिति पर विवाद करने का कोई कारण नहीं दिखता और वह इसे सरकारों और एजेंसियों की क्षमता और विवेक पर छोड़ देगा। संक्षिप्त चुनाव अवधि के दौरान लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे और प्रदूषण के मुद्दे पर मध्यस्थता से परहेज करेगा, विशेषकर जहां सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समझौते और कानूनी निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के राजनीतिक नाटक को जनता समझने लगी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कट्टर ईमानदार का असली किरदार दिखाई देने लगा है। कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोalition में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। तो दिल्ली चुनाव में छिड़े जल संग्राम पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता निशांत राय। निशांत, क्या अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बयान देकर अब लगातार चौतरफा घिर रहे हैं? यानी कि एक तरफ तो चुनाव आयोग को जो स्पष्टीकरण दिया उससे संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयोग ने 5 और सवाल पूछे। वहां हमने देखा कि किस तरह से सोनीपत की अदालत ने भी सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल के इस पूरे आरोप और बयान पे। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी यमुना को लेकर, इस समय मैं यमुना में ही मौजूद हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली में जो 22 किलोमीटर की यमुना बहती, आखिर उसके हालात कैसे हो गए हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार कैमरा जो है यमुना की तरफ घुमाएं और दिखाएं दर्शकों को किस तरीके से पानी काला हो चुका है और यहाँ पर जो बदबू है वो भयंकर आ रही है। जो कि मैं एक नाव में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से पता चल पा रहा है कि यमुना की वास्तविक स्थिति क्या है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि चुनाव का समय है और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है यमुना में जहर की बात, नरसंहार की बात, चुनाव आयोग ने तो उन्हें फटकार लगाई है, दूसरी तरफ उनको कोर्ट से भी अब फटकार लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, ये चुनाव में राजनीति के लिए अगर बात की जाए तो उचित नहीं है। खासकर राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यमुना में अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा कोई नई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यमुना का जो पूरा कहें हम जो पूरा भाग है उसमें से दिल्ली में केवल 22 किलोमीटर रहता है और ये 22 किलोमीटर लगभग 76% जो यमुना में गंदगी है उसमें अपनी भूमिका निभाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
तमाम जो रिपोर्ट्स आई हैं यमुना में, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ का खर्चा किया है यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन उस 7 करोड़ का क्या हिसाब किताब रहा, इसको लेकर राजनीतिक दल जो है वो लगातार दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल यमुना में खासकर अगर हरियाणा पर तो जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है इसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन दोनों अगर दोनों सरकारों की बात की जाए, खासकर हरियाणा सरकार की, तो वहां से पानी गंदा आ रहा है, जिसके चलते कल मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी यमुना में उन्होंने आचमन करके भी दिखाया था कि यमुना में हरियाणा के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये स्थिति नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन दिल्ली वासियों को जो बुनियादी सुविधाएं खासकर स्वच्छ पानी वो कब नसीब होगा। और 10 साल से ज़्यादा आप सरकार को दिल्ली में हो गए। आखिर अरविंद केजरीवाल जो यमुना में डुबकी लगाने की बात कर रहे थे, लोगों को यमुना साफ करने का वादा जो उन्होंने 2013 से किया है उसकी पूर्ति कब करेंगे, या केवल आने वाले समय में भी केवल दोष ही मढ़ा जाएगा? जी निशांत, जिस तरह से लगातार एक तरह से यमुना के स्वच्छ पानी को लेकर सवाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, जनता भी इस समय सवाल पूछ रही, क्योंकि एक ये बड़ा वादा अरविंद केजरीवाल का था पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता से कि वो यमुना के पानी को साफ करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे विवाद पर कि यमुना में जहर हरियाणा सरकार घोल रही है या हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में जल बोर्ड के जो तमाम एक तरह से बयान आ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत को और बढ़ाते हैं। क्योंकि सबसे पहले इस बयान पे अरविंद केजरीवाल के जल बोर्ड ने कहा था कि तथ्यात्मक रूप से गलत है अरविंद केजरीवाल का बयान, और अब जो दूसरा बयान जल बोर्ड का आया उनका कहना है कि इस महीने अमोनिया की मात्रा ज्यादा रहती है यमुना में। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने लगातार जो प्रहार यमुना के पानी को और गंदगी को लेकर हो रहा है उसका एक बचाव का एक पैतरा जरूर चला, लेकिन अब वो भारी पड़ रहा है? देखिए, इसको मैं सेल्फ गोल के नज़रिए से देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जहां पहले यमुना पे हो रही चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे थे चुनाव में, वहीं उन्होंने इस तरीके का बयान देकर एक राजनीतिक सेल्फ गोल कर लिया है और सभी राजनीतिक दलों और आम जनता की जो नज़र है वो यमुना पे केंद्रित कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि नरसंहार और जहर जैसे शब्दों का उन्होंने जो इस्तेमाल किया है ये दिखलाता है कि राजनीतिक अपरिपक्वता अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से यहां पर निभाई है। और चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली जल बोर्ड से लेकर हरियाणा कोर्ट से लेकर अरविंद केजरीवाल को लगातार फटकार ही सुनने को मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी अभी भी अटैकिंग मोड में जरूर नजर आ रही है और हरियाणा सरकार को जरूर कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को जनता किस तरीके से देखती है। और खासकर अरविंद केजरीवाल का वो वादा जो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा लगातार बतलाया जा रहा है कि यमुना को आपने साफ करने का वादा किया था, कम समय मांगा था, लेकिन आपके शासन जो है 10 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली वासी आज भी साफ यमुना के लिए तरस रहे हैं। मात्र 22 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां से यमुना बहती है और ये 22 किलोमीटर में यमुना में 76% गंदगी, पूरे यमुना की बात की जाए जहां से यमुना का उद्गम है और जहां पे यमुना खत्म होती है, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर क्यों ऐसा प्लान नहीं बना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने की बात की थी और लंदन में थेम्स एक मॉडल रहा है दुनिया में किस तरीके से नदियों को साफ रखा जा सकता है, और लगभग 800 करोड़ का खर्चा जो रिपोर्ट्स बताती है थेम्स को साफ करने में आया था। आज थेम्स पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। तो दिल्ली सरकार की ओर से भी लगभग इतना खर्चा कर दिया गया, केंद्र सरकार ने भी यमुना सफाई के लिए खर्चा किया है, लेकिन यमुना की स्थिति नहीं बदली है। तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार कटघरे में खड़े रहेगी और अरविंद केजरीवाल ने यमुना जैसे विषय को छेड़कर सेल्फ गोल मारने का काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने यमुना जैसे विषय को छेड़कर अपने लिए एक बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दिया है, जो एक तरफ जनता तय कर रही है इस पूरे मसले पे, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग के घेरे में भी घिरते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, पूरी जानकारी के लिए विस्तार से। उधर अमेरिका और चीन के बीच एआई वर्चस्व को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत अपना स्वयं का जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि ये मॉडल
इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसने देश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक बड़े भाषा मॉडल LLM को विकसित करने के लिए 19,000 GPU हासिल किए हैं। इसमें से 15,000 हाई एंड हैं। इसके साथ ही सरकार ने 10,000 GPU के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कम से कम 6 डेवलपर्स की पहचान की गई है, जो इस भारतीय जनरेटिव AI मॉडल को 8 से 10 महीनों में चला सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि 40% सरकारी प्रोत्साहन के बाद भारत में कंप्यूटिंग लागत प्रति घंटे GPU एक्सेस $1 से भी कम होगी, जो दुनिया में सबसे कम है। इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद भारत अमेरिका और चीन सहित उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जहां स्थानीय कंपनियां प्रमुख मॉडल बना रही हैं। इंडिया AI मिशन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मौसम पूर्वानुमान जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। DeepSeek was trained on 2,000 GPUs, right? We have now 15,000 high-end GPUs. The ChatGPT version 4 was trained on about 25,000 GPUs. So this gives us a huge compute facility, very robust compute facility, something which will really give the boost to our ecosystem, to our startups, to our researchers, to our academia for creating AI applications, models, distillation processes, training processes, and creating new algorithms. और उधर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ का निरीक्षण करने के लिए DGP प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि उन्होंने भीड़ कम होने के कारण सभी पुलों को फिर से खोल दिया है और वसंत पंचमी के दिन किसी भी VIP मूवमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए तैयार है। सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन वसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई VIP मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई VIP मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। मौनी अमावस्या पर हुई महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और कल की घटना के बाद महाकुंभ में जिस तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं, उस पर और बात करने के लिए अश्विनी मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़ आज कम है, इसलिए कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे बसंत पंचमी के नहान को भी देखते हुए किस तरह के बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में? जी ऋतु, अगर देखें तो भीड़ प्रबंधन के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उसके बाद भी ये अनहोनी हुई और उसके बाद ये प्रशासन ने सीख लेते हुए इस पूरे क्षेत्र को पहले भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती से, कड़ाई से उसका अमल में लाया जा रहा है। सभी VIP मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं मौनी अमावस्या के। उसके लिए भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ पर कहाँ पे कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, इसके लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किए जा रहे हैं, जो SOP थी उसको पालन करने के लिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा अगर कोई योगदान चल रहा है तो रेलवे का योगदान चल रहा है। रेलवे ने यहाँ से प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए तकरीबन हर 4 मिनट 5 मिनट पर छोटी दूरी की, छोटे स्थान के गंतव्यों के रेलवे की सुविधाओं का इंतजाम किया है। खाली ट्रेनें यहाँ पर रेलवे की पहुँच रही है, जिससे कि लोग उससे जाकर आसपास के अन्य बड़े स्टेशनों पर जाए और अन्य बड़े स्टेशनों से वो दूसरे स्थानों पर जाए। वॉर रूम यहाँ बनाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा 4 करोड़ के आसपास लोग स्नान कर रहे थे मौनी अमावस्या से पूर्व संध्या पर। 8 करोड़ के आसपास, पौने 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया मौनी अमावस्या के दिन, जिसमें से अधिकतर लोग जो मौनी अमावस्या से पूर्व संध्या पर थे वो रुके रह गए, इसलिए कि मौनी अमावस्या में और स्नान कर लें।
पुण्य के भागीदार बने। और कोशिश ये थी कि अगर हम संगम दोष पर नहीं किए हैं तो संगम दोष पर पहुंचे, और वही कंजेशन बढ़ता गया संगम दोष पर। और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 12 बज जाए, अमावस्या लग जाए, 4 बज जाए, अखाड़े शुरू हो जाए, पुण्य स्नान शुरू हो जाए, और उसमें स्थितियां बनी। तो अब सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर थी लोगों की इवैक्यूएशन की, जिसमें रेलवे, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, केंद्रीय बल सब कुछ तैनात होकर तेजी से इसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन तब भी हम दिखाएंगे लोगों को आने का सिलसिला। आप देखिए ऋतु लगातार 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा की तारीख से लगातार जारी है, और ये सिलसिला टूट नहीं रहा। हर दिन प्रतिदिन अगर देखें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा के स्नान यहाँ पर हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन उसमें अब आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो, जौनपुर हो, वहाँ तक सभी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। लोगों को जिलाधिकारियों से बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या के स्नान के तहत आसपास के सभी जिलों से लोगों का आवागमन तो हो, लेकिन इस तरीके का आवागमन न हो जो कि अनियंत्रित स्थिति में पहुंचा दे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम का कल जायजा लिया। यहाँ पर भी वॉर रूम बनाया गया है, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी वॉर रूम बनाया गया है। 12 जानकारी दी जा रही है, 22 भाषाओं में पुस्तिकाएं बनाई गई हैं, छोटी दूरी की ट्रेनें चलाई जा रही है, बड़ी दूरी की बहुत सारी ट्रेनों में रणनीतिक परिवर्तन किया गया है। तो सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि लोग इवैक्यूएट हो, और लोगों को इवैक्यूएट करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रशासन काफी तरीके से मुस्तैद रहा, और अगले 3 तारीख के जो बसंत का जो स्नान है उसमें कहीं न कहीं पूरी के पूरे सब तरीके से कोशिश होगी कि निर्विघ्न संपन्न हो। जी अश्विनी, एक जो नए दिशा निर्देशों या नए नियमों के तहत ये किया गया है कि 4 पहिया वाहनों को तमाम और जिलों से प्रयागराज में नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है या रोका जा रहा है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है क्या बहुत लंबी दूरी का चलना पड़ेगा, या ये खास जो अमृत स्नान के दिन है उन दिनों की ये व्यवस्था है? देखिए, जो वास्तविकता है, धरातल की वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि बुजुर्ग या फिर ऐसे लोग जो बीमार हैं या दिव्यांग हैं, वो अमृत स्नान पर यहाँ स्नान करने से बचे, क्योंकि हर दिन मतलब अमृत स्नान पर 4 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा था। वास्तविकता यह है कि प्रयागराज की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में, 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में, 15 किलोमीटर पूर्व में अंदावा, फाफामऊ, सुलेम सराय, यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्किंग बनाकर गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जा रहा है। उसके बाद कोशिश ये है कि शटल सर्विसेज चलाई जाए। शटल सर्विसेज हैं, लेकिन करोड़ों में अगर लोगों का आवागमन हो रहा तो शटल सर्विसेज कहीं न कहीं अपर्याप्त पड़ जाती है। बुजुर्गों का संगम दोष पर अमृत स्नान पर पहुंचना और डुबकी लगाना, अगर उनके पुत्र श्रवण कुमार हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं के हिसाब से अमृत स्नान के अलावा अन्य दिनों में आए तो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत वाली स्थिति होगी। वास्तविकता यह है कि सभी देश, मतलब अगर देखें सभी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी लोगों का आवागमन लगातार जारी है। 3 तारीख की जो अनुमानित भीड़ है वो भी आप मान के चले तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। पूरा का पूरा मेला क्षेत्र है जो है वो 2 व्हीकल जोन हो गया है। मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले से ही हम लोग जो चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे जो प्रशासनिक कर्मचारी भी, अगर कोई आपात स्थिति नहीं है तो वो भी गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं। हर कोई पैदल चल रहा है। पैदल 12 किलोमीटर का क्षेत्र विस्तारित ये पूरा क्षेत्र है। अगर अलोपी बाग से संगम दोष की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र है। इतना मान के चले कि अगर सकुशल कोई भी बुजुर्ग अगर पहुंचता है अलोपी बाग चुंगी के आसपास भी, तब भी उनको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। स्थितियां यही है। अमृत स्नान के दिनों से बचने की सलाह दी जा सकती है, और कोशिश ये होगी कि अन्य अभी 45 दिन का ये पूरा का पूरा 13 जनवरी से महोत्सव है, 26 फरवरी तक चलेगा। हर कोई आए, हर कोई यहाँ पर पुण्य स्नान करे, दान भी करे, व्यवस्था में अंशदान भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, पूरी जानकारी के लिए महाकुंभ से। और एक लंबे समय से अश्विनी वहाँ पर मौजूद हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। प्रशासन ने और शासन ने दोनों ने ही मेला क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी। आइए बढ़ते हैं आगे। संभल में आज न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची। ऐसा तीसरी बार है जब संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए गई है। संभल हिंसा को लेकर गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। इससे पहले बीते साल 1 दिसंबर और इसी महीने 21 जनवरी को संभल पहुंची थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम का नेतृत्व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी अपना बयान दर्ज करा सकते हैं।
और भारत को बदनाम करने की एक कोशिश जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चाल अब बेनकाब हो गई है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब कैनेडियाई आयोग की रिपोर्ट ट्रूडो के आरोप को झूठा साबित कर दिया है। कनाडा के सार्वजनिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में किसी विदेशी राज्य से कोई निश्चित संबंध नहीं है। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थानों में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच शीर्षक वाली ये रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा के पास इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंट शामिल थे। इससे एक राजनयिक विवाद पैदा हो गया था और दोनों देशों के एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पे। प्रोफेसर सिंह, आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का गैर जिम्मेदाराना बयान, अगर हम वैश्विक राजनीति या दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, तो इसने एक बड़ा नुकसान दोनों देशों के संबंधों को पहुंचाया? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जस्टिन ट्रूडो की अपनी अंदरूनी मुश्किलें जब बढ़ी पिछले 2 साल में, तो उन्होंने बहुत से पैंतरे उसमें अपनाए। उसमें एक ये भी था कि पूरा ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया और कहा उनके पास विश्वसनीय सूत्रों से सीधा जो संबंध है निज्जर की हत्या का, उसमें भारत के एजेंट हैं। तो ये भारत को बीच में लाकर ध्यान भटकाने की जो कोशिश थी, वो आज सामने आई है कि उनके अपने ही एक आयोग ने कहा कि इसमें कोई भी विदेशी ताकत का या उसमें जाहिर है कि भारत का कोई भी उसमें संबंध नहीं है। तो ये उनकी लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों का एक तरह से कह सकते हैं कि हिस्सा है कि आज उन्हीं के आयोग ने कहा कि किसी भी विदेशी ताकत का या भारत का उसमें कोई भी सीधा योगदान या संबंध नहीं रहा। तो लगातार उनकी इस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, कब जाएंगे नहीं पता है, पर ये साफ जाहिर होता है आज के भारत ने तो लगातार इसको कहा कि ये बेबुनियाद की इस तरह की अटकलें हैं, आरोप हैं, पर आज उनके अपने ही आयोग ने ये वही बात कही। तो उनकी बढ़ती हुई मुश्किलें हैं, यही है सामने कि उनकी जो असल में सच में जो चुनौतियां हैं, उनके वृद्धि दर को लेकर, उनके हाउसिंग को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर जो अंदरूनी मुश्किलें हैं, उनको ना सुलझाने की हालत में उन्होंने ये बिल्कुल बिना सोचे इस तरह का पैंतरा उन्होंने अपनाया। और न केवल भारत को कहा, नवंबर में पिछले साल तो उन्होंने अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने किस तरह से जो बड़ी खास सूचनाएं हैं वो बाहर निकलने दी। अपने उन्होंने मीडिया को भी ब्लेम किया इस तरह इसको लेकर। तो वो एक तरह से जो उनका अपना तनाव है अंदरूनी, उनके नेतृत्व में जो एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह लगे, उसके चलते उन्होंने भारत को भी उसमें एक तरह से जोड़ना चाहा ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। पर जाहिर है कि उसमें बहुत सफलता उनको नहीं मिली और सीधा उनका आयोग उनको कहता है कि जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल गलत है। जी, प्रोफेसर सिंह, जस्टिन ट्रूडो की सरकार और जस्टिन ट्रूडो ने जब भारतीय राजनयिकों को कनाडा में निशाना बनाया इस पूरे मामले को लेकर, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त टिप्पणियां की थी जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की इस पूरी कार्यशैली को लेकर। क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे नेता जब अपनी घरेलू राजनीति को साधने के लिए ऐसे गंभीर बड़े मुद्दों पर इस तरह के बयान देते हैं, तो ये बहुत बड़े संदेश देता है? जहां आतंकवाद और कट्टरपंथ से दुनिया के कई ऐसे देश जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर कोई एक देश का नेता और प्रधानमंत्री अगर अपनी सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करता है, तो इसके गंभीर संकेत हैं। बेशक आपने ठीक कहा, पश्चिमी देश जो अपने आप को एक तरह से मूल्यों का मापदंड एक बनाकर पेश करते हैं कि उनके यहाँ जो आज़ादी के मापदंड हैं वो गलत हैं, उस पर ज़रूरत है कि अंकुश लगना चाहिए। आपकी आज़ादी इतनी नहीं हो सकती कि दूसरे आप देश के संप्रभुता को सीधी तरह से चुनौती दे सकें। इस तरह की आज़ादी किसी देश में भी किसी भी नागरिक को नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह की छूट देने से एक बहुत ही खतरनाक एक माहौल उसमें तैयार होता है और वो किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें भारत ने, आप देखें, बहुत ही सटीक तरीके से जो उसका जवाब दिया,
निष्कासित, जब भारत के वहां से राजदूत हुए तो भारत ने भी कुछ यहाँ से राजदूतों को निष्कासित किया, पर ये बहुत संयम रखा भारत ने कि प्रधानमंत्री ने वहां की अंदरूनी राजनीति के ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की आज तक, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने लगातार सार्वजनिक तौर पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश की और बाद में अपने अलग अलग तरह से वहां जो उनकी अंदरूनी राजनीति में उनकी जो कहें कि जरूरत है वहां के सिख समुदाय को अपने साथ जोड़ने की, उसको लेकर उन्होंने कई पैंतरे उसमें अपनाए, पर ये जो उन्होंने किया उससे उनके अपने ही मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापदंड है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलने चाहिए, उन पर ही उन्होंने चोट करने की कोशिश की है, जिससे सीधा उनकी अपनी साख पर असर हुआ है। और जाहिर है कि कनाडा को अब दुनिया बहुत अलग नजर से देखती है, खासकर जस्टिन ट्रूडो को उनके अपने साथी, अपनी पार्टी, अपने दल के लोग उनको उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे आज। तो जाहिर है कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर मामला है कि उन्होंने अपने नेतृत्व को बचाने के लिए, अपनी जो कुर्सी है बचाने के लिए, उसको जो संभव हुआ वो करा। उसमें बहुत से उल्टे सीधे उन्होंने मापदंड, नई जो कोशिशें थी वो अंदरूनी तौर पर भी की, और ठीक उसी तरह से विदेश नीति को लेकर भारत पर एक तरह से आक्षेप करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये लगातार उनकी जो गलत तरीके से कोशिशें करके अपनी कुर्सी बचाने की एक रिवायत थी, उस पर सीधा अब मुझे लगता है एक और सवालिया निशान आज लगता है। जी प्रोफेसर सिंह, जस्टिन ट्रूडो का झूठ भले ही सामने आ गया हो, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों को कनाडा में मजबूत किया, क्या अब भविष्य में भारत और कनाडा के संबंधों पर इसके साए दिखाई देंगे? भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए? किस तरह से भारत अब कनाडा के साथ अपने संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगा माइनस जस्टिन ट्रूडो? इसमें जाहिर है कि जैसे पिछले करीब 1.5 या 2 साल ले लें आप, लगातार उन्होंने ये तनाव बनाया है भारत के साथ अपने रिश्तों का, तो उसका प्रभाव कुछ समय तक तो रहेगा ही। पर आम जनता की, वहां मीडिया की आवाज देखें, वहां के अपने जो राजनीतिक दल हैं उनकी आवाज आप देखें, तो वो सब एक तरह से साफ करते हैं कि ये ट्रूडो की रणनीति से वो एक राय नहीं रखते, उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि नया नेतृत्व आते ही भारत से संबंधों को सुधारने की कोशिश जरूर होगी, और भारत भी चाहेगा कि अच्छे संबंध होने चाहिए कनाडा के साथ। पर ये एक झटके में बदलने वाला नहीं है। जो माहौल खराब हुआ है, जो वहां के कुछ जो इस तरह से लोग हैं, जो कुछ घटक हैं जो खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट में वहां जो सोच रखते हैं, उनको जो लगा है कि उनको आजादी मिल गई है, जो उनको उत्साह दिया है इस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, उसको सुलझाने में मुझे लगता है कुछ समय लगेगा। पर यह जाहिर है इसमें कनाडा के नेतृत्व जस्टिन ट्रूडो को छोड़कर आप देखें, बाकी जितना भी वहां का ऊंचा शिखर नेतृत्व है वो भारत के साथ मिलकर इन समस्याओं को सुलझाना चाहता है। ये उन्होंने भी साफ किया है और भारत ने भी साफ किया है कि किसी एक व्यक्ति को संबंधों को खराब नहीं करने देना चाहिए। तो भारत भी चाहेगा कि संबंध सुधरे। संबंध जरूर सुधरेंगे जैसे ही राजनीति में बदलाव आता है वहां पर, उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। जी प्रोफेसर सिंह, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रुख, या यूं कहें कि खालिस्तानी को समर्थन जिस तरह से लगातार जस्टिन ट्रूडो दे रहे थे, उसका विरोध जस्टिन ट्रूडो ने विद इन द पार्टी भी महसूस किया, और यही एक कारण था उनके त्यागपत्र देने का भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सिंह, विस्तार से भारत और कनाडा के संबंधों और जस्टिन ट्रूडो ने लगातार जिस तरह के आरोप लगाए थे उन पर जो अब खुलासा हुआ है उस पर चर्चा के लिए। बढ़ते आगे, गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों और 5 थाई नागरिकों को रिहा करेगा। आज रिहा किए जाने वाले बंधकों में 2 महिला और 80 साल के एक बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं थाई बंधकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। थाई बंधकों की रिहाई हमास का एक तरफा कदम है। इजरायली बंधकों के बदले में 110 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा। इजराइल द्वारा रिहा किए जाने वाले 110 फिलिस्तीनी कैदियों के नाम भी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमें कम से कम 30 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी भी शामिल हैं। 19 जनवरी को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से बंधकों की रिहाई का ये तीसरा मौका होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर देश आज शहीद दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और मिड डे प्राइम में वक्त है खेल जगत की खबरों का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या खबरें हैं खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। और शुरुआत करते हैं विराट कोहली के साथ। आज सबकी नज़र उन पर ही बनी हुई है। विराट कोहली 12 साल बाद कोई रणजी मैच खेल रहे हैं। विराट कोहली आज से रेलवे के खिलाफ शुरू हुए रणजी मैच में दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहे इस मैच को लेकर दोनों ही टीम के खिलाड़ियों और प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। कोहली ने पिछली बार नवंबर 2012 में रणजी मैच में हिस्सा लिया था। हालांकि इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने के लिए प्रशंसकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ताज़ा समाचार मिलने तक रेलवे की टीम ने 5 विकेट खोकर 133 रन बना लिए थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा उत्तराखंड खेल के मोर्चे पर नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेल के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को खुद को तराशने का न केवल एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है, बल्कि बेहतर तकनीक के माध्यम से खिलाड़ी खेल से और बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बास्केटबॉल टीम भी इससे अलग नहीं है। टीम से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा है राष्ट्रीय खेलों को लेकर के? पहली बार मैं नेशनल गेम्स खेल रहा हूं और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और देख रहे हैं कि उत्तराखंड इसे होस्ट कर रहा है, होस्टिंग स्टेट उत्तराखंड है, तो उन्होंने हमें सारी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ यहाँ पर मिला है आप लोग को? पहली बार जैसे आप देखेंगे शॉर्ट क्लॉक है, शॉर्ट क्लॉक होती है 24 सेकंड की, जो हमारी क्लॉक होती है, जिसके बाद बजर बजते जितने तक हम पोजीशन रख सकते हैं। तो ये कोई नई चीज है जो मतलब हमें होती थी बट हमें विजिबल नहीं होती थी एज अ प्लेयर। इस बार हम लोगों को गेम का ट्रैक रखने को मिल रहा था कि हमारे पास इतनी देर तक रह सकती है, तो वो बहुत बड़ी चीज थी। पहली बार उत्तराखंड जो है वो आयोजित कर रहा है राष्ट्रीय खेलों को, तो इसका क्या कुछ एक प्रभाव जो है वो आगे आने वाले समय में खिलाड़ियों को लेकर के मिलेगा? उत्तराखंड ये पहली बार नेशनल गेम्स करा रही है, इससे यहाँ के प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोजर इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे प्लेयर्स को मिला नहीं है और उत्तराखंड करा रही है, इसलिए हमें प्लेयर्स को यहाँ पे मिला है। इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला है। हर टीम में यहाँ पे 4-4, 5-5 इंटरनेशनल प्लेयर है मोस्टली, तो उनके साथ गेम्स खेला नहीं है, कभी नेशनल्स में मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हमें मौका मिला है, अपनी स्किल्स को और अच्छा करने का मौका मिला है। गेम्स की जो थीम है वो ग्रीन गेम्स के तर्ज पे रखी गई है, उसके बारे में क्या कहें? रिसाइक्लेबल मटेरियल सारा यूज हुआ है, ठीक है, ग्रीन बेन्स ब्लू बेन्स का यूज हुआ है, ठीक है। लोगों को जिनको नहीं पता उनकी अवेयरनेस बताई गई है। वहाँ पे हर जगह एक अटेंडी खड़ा है जो आपको बता रहा है चीजों के बारे में। पीएम मोदी जो हैं वो जब खिलाड़ियों से संवाद करते हैं और खिलाड़ियों से आह्वान करते हैं कि एक खिलाड़ी होने के नाते कितना इस पे आप लोग को एक प्रभाव पड़ता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। जो पीएम मोदी हमें बताते हैं, प्लेयर से कनेक्ट करते हैं और बिना हेजिटेट करे सब कुछ हमें बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है और प्रभावित होते हैं हम उनसे बहुत। तो ये है उत्तराखंड के खिलाड़ी जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आयोजन है उसने यहाँ के खिलाड़ियों को तो एक नई दिशा दी ही है, साथ ही साथ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक बड़ी मजबूती दे दी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। तो खेल की खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए न्यूज़ पंच कृतिका के साथ। नमस्कार।